जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा भट्ट, an expert on the South China Sea, Asia Pacific, Indo-Pacific today, that region। और हम इनसे बात करते रहते हैं कि जो डेवलपमेंट्स होती हैं स्पेशली साउथ चाइना सी में, फिलीपींस में, चाइना के हिसाब में हमने बात करी है इसके बारे में। वी स्पोकन अबाउट इंडोनेशिया ऑल्सो। हमने we've covered a variety of subjects as this particular region is concerned, क्योंकि यहाँ पर देखिए चाइना की जो अग्रेसिव टैक्टिक्स हैं ये एक नए एरिया को आज टारगेट कर रही हैं। फिलीपींस का स्टैंड ऑफ आज चल रहा है जैसे चल रहा है, बट टुडे द एंगल इज ऑन टू वियतनाम एज वेल। तो आइए देखते हैं व्हाट इज चाइना डूइंग इन वियतनाम एंड लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर थिंग फॉरवर्ड। नमस्कार पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। एंड सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स, गल्फ ऑफ टोंकिन के अंदर चाइनीज एग्रेशन शुरू हो गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर वर रिपोर्ट्स कि इन्होंने काफी फिशिंग वेसल्स और ये सब काफी वहां पर भेजा। दे सेंट कोस्ट गार्ड शिप्स एज वेल एंड शॉर्ट ऑफ अ स्टैंड ऑफ वहां पर काफी कुछ हो रहा है। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। थैंक यू दोबारा मुझे बुलाने के लिए। हमेशा मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके नई नई चीज़ें डिस्कस करना एंड यू नो और इतनी सारी इवेंट्स हो भी रही है, सो आज मज़ा आता है। सो टू स्टार्ट विद, अभी आपका जो वियतनाम वाला क्वेश्चन है विच इज़ अगेन साउथ चाइना सी एंड साउथ, हमारी जो इंडिया की साउथ ईस्ट एशियन साइड की तरफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस तरीके से। जो गल्फ एंड टोंकिन का जो अभी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे रिसेंटली चाइना की एग्रेसिव मूव्स दिख रहे हैं, एक्चुअली उसका ओरिजिन ये है कि 1950s 60s में चाइना एंड वियतनाम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स था, मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट्स की, बिकॉज उन दोनों के जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज, जहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स जो 200 नॉटिकल माइल होता है कोस्ट माइल से, अगर वो ओवरलैप करते हैं तो उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंट। अभी इन दोनों कंट्रीज ने अपने आप बायलेटरली एक मीडियन लाइन बना ली थी, बेबू गल्फ ऑफ टोंकिन या बेबू बे, मैं दोनों टर्म्स रेफर करूंगी इंटरचेंजेबली, बट एक ही मतलब है। तो वहां पे जो वो लाइन बनी गई थी, तो इन दोनों ने माना था कि ये हमारी मीडियन लाइन रहेगी, हम दोनों अपना एंगेजमेंट उस हिसाब से करेंगे। अब क्या हुआ है, जैसे चाइना का हमने देखा था लास्ट अगस्त उन्होंने अपने आप ही एक इंटरनल मैप निकाला जिसमें 9 की जगह 10 डैशेस बन गए, तो 10 डैश लाइन है। चाइना ऐसी मूवमेंट्स, ऐसे एक्टिविटीज करते रहता है, मतलब इंटरनली वो अपने जो उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है या 2-4 और डिपार्टमेंट्स है, वो हर कुछ महीने में इंटरनली कुछ मैप्स निकालते हैं। ये भी उन मैप्स की सीरीज में एक मैप है जिसमें उन्होंने इस बार, लास्ट टाइम साउथ चाइना सी में एक डैश बढ़ा दिया, इस बार उन्होंने मीडियम लाइन और थोड़ा सा और आगे खिसका दी, तो जो वियतनाम की तरफ से और कम हो गया उनका लाइन। अभी जो गल्फ ऑफ टोंकिन या बेबू, जो उनका एग्रीमेंट हुआ था अर्ली 60-70s में, तो उसमें पूरा जब उनका डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने काफी हद तक माना था कि हम आपस में कैसे ऑपरेट करेंगे। तो अंडर दैट लार्जर उसमें देखा जाए तो ये बायलैटरल इश्यू हो जाता है, कि मतलब हाँ, ये चाइना और वियतनाम के बीच की बात है, वो इस मीडियन लाइन को कैसे मैनेज करना चाहते हैं, अपनी एक्टिविटीज कैसे मैनेज करना चाहते हैं। अब उसमें तो आइडियली देखा जाए तो इसमें कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन नहीं कर सकता, कोई नहीं बोल सकता कि चाइना ने गलत किया, बिकॉज ये आपस की दोनों की बात है। पहले इनिशियली कुछ दिन तक जब ये नया मैप आया जिसमें मीडियन लाइन आगे बढ़ गई थी चाइना की, किसी ने कुछ नहीं बोला, 2 दिन हो गए अराउंड। उसके बाद आई थिंक वियतनाम को शायद समझ आया कि अब नहीं बोलेंगे अगर हम, तो आगे बहुत लेट हो जाएगा बोलने में। तो अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिन से, आप देखेंगे काफी जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री है वियतनाम की, उन्होंने स्टेटमेंट्स निकाला है कि जो भी चाइना कर रहा है वो अंडर देयर बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है एंड चाइना शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग ऑल दिस। सो इस टाइप के स्टेटमेंट निकाल रहा है, कोई बहुत ज्यादा ओवर्ट नहीं है, बट एटलीस्ट ये है कि जैसे फिलीपींस ने वॉइस आउट करना शुरू किया है हर एक इस अपना इशू, वैसे ही वियतनाम ने करना शुरू किया, विच इज अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। I mean, see, one of the things that you see in this region, आपको जो दिखता है कि फिलीपींस के साथ उसका एक हिस्ट्री तो है ही है, बट शी जिनपिंग गए थे फिलीपींस थोड़ा टाइम पहले, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायनामिक है। ये जहाँ पे भी जाते हैं, स्पेशली नेबरहुड में जहाँ जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एंड वी सी देम
बिकमिंग अग्रेसिव, इनके साथ वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था, 2019 में वो आए मल्लापुरम में झूला झूले, उसके बाद मामल्लपुरम। 2020 में हम्म। आके खड़े हो गए। सेम थिंग यू हम्म। सी विद फिलीपींस एज वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जब इनका आसियान समिट था, काफी अच्छा रिलेशंस थे, ये था वो था, एंड सडनली द स्टैंड ऑफ स्टार्ट्स। यहाँ पर वियतनाम गए लास्ट ईयर, अभी फिर स्टैंड ऑफ हम्म। स्टार्ट हो गया। हाउ डू यू सी दिस? हम्म। ये तो शी जिनपिंग को कोई बुलाएगा नहीं अभी अगली बारी से। आई नो। सो आप यू राइट। मेरी भी यही एक मतलब थ्योरी है लाफिंगली दैट जिस भी नेबरहुड कंट्री में अगर शी जिनपिंग जा रहे हैं ना, उन कंट्री को सबसे पहले अपना बॉर्डर बुक कर लेना चाहिए, सिक्योर कर लेना चाहिए, बिकॉज जिस कंट्री पे वो प्रेसिडेंट बैठा उस कंट्री में उनकी मिलिट्री आके पता नहीं अटैक करेगी करेगी। ये इंडिया से शुरू हुआ है, फिलीपींस के साथ भी हुआ, अभी वियतनाम के साथ भी यही हुआ। वियतनाम में शी जिनपिंग वाज रिसेंटली देयर, एंड उसके आफ्टर द नेगोशिएशंस एंड ऑल इज गोइंग ऑन, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात चल रही है और ट्रेड बढ़ाने की बात चल रही है सब, एंड ऊपर पीछे से मतलब ये थोड़ा सा लाइन खसका देते हैं। तो ये थोड़ा समझ नहीं आता है कि ये जो दोनों डायनेमिक्स चल रहे हैं, ये प्री मेडिटेटेड है, पहले से सोचे गए हैं कि ये कुछ रैंडम सेट ऑफ इवेंट्स है, विच इज टू कन्वीनियंट टू बिलीव कि ऐसा कि जो लीडर पॉलिटिकल रिलेशनशिप इंप्रूव करने गया है दूसरी कंट्री में, उसी कंट्री की मिलिट्री आप पे क्यों अटैक कर रही है, थोड़ा सा बात समझ नहीं आती है। तो या तो ये हो सकता है कि ये चाइना का एक तरीका है कि नेगोशिएट करते करते एक हवा बना के रखना, डरा के रखना कि हम आपसे तो कर रहे हैं, हमारी मिलिट्री भी पीछे खड़ी है। तो अगर आप कुछ मतलब वो कहते हैं ना एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इम्पैक्ट देने के लिए कि हम नेगोशिएट करने आए हैं, बट हम डोंट रिमेम्बर हमारी मिलिट्री भी यही खड़ी है आपको अटैक करने के लिए, सो उस टाइप का डर बनाने के लिए। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो अभी रिसेंटली हमने काफी दिन से देखा है, चाइना की मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री एंड लीडरशिप जो है शी जिनपिंग है, उनके बीच में काफी तालमेल थोड़ा सा जम नहीं रहा है। तो कई बार ये देखा जाता है, जैसे इंडिया के केस में ही बोला गया था जब मामल्लपुरम का हुआ था केस, कि क्या मिलिट्री लीडरशिप अपना अलग जा रही है थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ वो नहीं चाहती कि शी जिनपिंग आके मतलब रिश्ते सुधारे, क्योंकि फिर वी ऑल अंडरस्टैंड कि मिलिट्रीज का एक जो पूरा मकसद होता है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स, अगर बॉर्डर्स रिजॉल्व हो गए और सिक्योरिटी खत्म हो गई एंड पॉलिटिकल रिलेशन सबसे अच्छे हो गए, तो मतलब फिर उनका मतलब क्या लॉजिक क्या रह जाएगा उनका। तो क्या उस रीजन के हिसाब से मिलिट्री ऐसा करती है, तो क्या वो तालमेल नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री, जो उनकी लीडरशिप है, जो भी कायदे से देखा जाए तो वो भी शी जिनपिंग के अंडर होना चाहिए। बट इन दोनों थ्योरीज में क्या थ्योरी है, दैट इज समथिंग टू बी वेट एंड वॉच, मतलब बिकॉज ये 2-4 इंसिडेंट्स है तो इसके बेस पे हम बहुत सॉलिड कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते, बट पैरेलली हम देख रहे हैं दोनों चीजें साथ में होते हुए। नहीं, यू राइट, बिकॉज ये चीज जब ये सो कॉल्ड वो बलून इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम हम्म। पे भी काफी नैरेटिव चला था कि शी जिनपिंग को ये नहीं पता था कि बलून एक्चुअली अमेरिका के ऊपर आ हाँ गए। हाँ करेक्ट। तो ये काफी उस टाइम पे भी एक चला था नैरेटिव। अब वियतनाम की थोड़ी सी और बात करते हैं। ये गल्फ ऑफ टोंकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, क्योंकि यहाँ पर एक पिछली भी लड़ाई जो अमेरिकन के साथ शुरू हुई थी, अब नाउ इट इज, आई वोंट से एस्टैब्लिश्ड, बट इट इज, कई लोग मानते हैं, मेरे इंक्लूडिंग, कि वो जो अमेरिकन ने काम किया था गल्फ ऑफ टोंकिन के अंदर, दैट वाज अ सेल्फ हार्म एंड देयर वाज बेसिकली जस्ट टू स्टार्ट दैट वॉर। तो एक चाइनीज को भी पता है कि भाई ये कुछ कर सकते हैं इस जगह के अंदर। हाउ डू यू थिंक फिलीपींस इज, सॉरी, वियतनाम इज गेटिंग रेडी? क्योंकि हमने उसकी भी थोड़ी डिप्लोमेटिक मूव्स देखी है, उसने फिलीपींस के साथ डिफेंस पैक्ट करा है। रिसेंटली ही इज आल्सो डन दिस एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत के साथ वो वेपन्स के बारे में काफी बात कर रहा है। सो ये तो, ही इज आल्सो नॉट बैकिंग डाउन इन एनी वे। आई थिंक हमारी ये डिस्कशन पहले भी हो चुका है कि कंट्रीज जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज में सिर्फ इंडिया पहली बात एंड देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये सबके सब अपने पार्टनर्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हर कोई जी। अपना बोथ डिफेंस इकोनॉमिक पार्टनर्स। तो जो ये वियतनाम समझ गया है कि चाइना अभी भी उसका लार्जेस्ट पार्टनर है, यूएस सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है, तो दोनों के ही अभी तो फिलहाल उनकी एंगेजमेंट है, बट बियॉन्ड दैट वो अपने दूसरी कंट्रीज से भी बहुत पॉलिटिकल
इकोनॉमिक, मिलिट्री हर लेवल पे एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। और ये जो आपने अभी बताया कि फिलीपींस के साथ जो ये उन लोगों ने डिफेंस पार्टनरशिप की है, कोस्ट गार्ड बेसिकली रिसेंटली दे हैड अ पार्टनरशिप बिटवीन द टू कोस्ट गार्ड ऑफ फिलीपींस एंड वियतनाम। उन दोनों ने कि हम दोनों साथ में मिलके हमारे जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है हम लोग साथ में मिलके पेट्रोलिंग करेंगे, उस टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टाइप्स बनाया उन्होंने ये। साथ में वियतनाम का जो नया जो पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो ये एक तरीके से वियतनाम अपनी जो रीजनल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये हर एक कंट्री समझ चुका है, जब तक आपकी रीजनल स्टैंडिंग नहीं होगी, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, आपको आपका कोई स्टैंडिंग नहीं है रीजन में। तो अगर आपको रीजनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपका एक रीजनल स्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वियतनाम को ये भी समझ में आ गया है कि इकोनॉमिकली आज की डेट में वो सबसे अट्रैक्टिव मार्केट है। दुनिया भर का पैसा आज की डेट में मार्केट के नाम पे वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया ये 2-3 कंट्रीज में ज़्यादा आ रहा है। तो उस चीज़ का वो बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहता है। थर्ड रीज़न ये है कि जो कंट्रीज़ बाकी एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज़ हैं, जिनको नाउ अपना जो इस रीजन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, अभी आप देखेंगे धीरे-धीरे ना उनके काफ़ी लीडर्स या तो या तो इस रीजन की कंट्रीज़ में आ रहे हैं या ये इस रीजन की जो कंट्रीज़ है वियतनाम, फिलीपींस एंड ये सब, ये लोग इन कंट्रीज़ को बहुत विज़िट कर रहे हैं। बहुत ट्रिप्स हो रही है, बहुत स एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। यूरोप के इंक्लूडिंग आल्सो यूरोप। तो ये जो करंटली डायनामिक्स है ना कि हर तरीके से अपने आप को एक वेब बना लो सो दैट यू आर सो इंटरकनेक्टेड विद एवरीवन दैट यू आर नॉट आप एक चीज एक इंसान पर रिलाय नहीं कर रहे। अभी तक जो चाइना रिलायंस था ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वियतनाम के लिए। अब वो ही रिलायंस को कम कर रहा है, यूएस पे भी रिलायंस कम कर रहा है। एंड इसीलिए जो सीरीज ऑफ पैक्स देख रहे हैं हम लोग, सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के अंडर आ रहा है। हम्म हाउ डू रियलाइजेशन। यू हाउ डू यू सी, देखिए यूएस का इन्वॉल्वमेंट इस रीजन के अंदर मेरे हिसाब से तो काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है, बिकॉज फिलीपींस में इतना कुछ हो रहा है, आई डोंट सी इवन अ स्टेटमेंट कमिंग आउट फ्रॉम देयर। वहाँ कुछ तो बोलो यार, से समथिंग एटलीस्ट। हम्म। वहां से कुछ नहीं आता है आपका। यहाँ वियतनाम के साथ हो रहा है, जहाँ पर जो बाइडेन खुद गए अपनी पार्टनरशिप बनाने के लिए G20 के बाद ही वेंट देयर, एंड उन्होंने बात बात करी। एंड काफी हिस्ट्री है दोनों कंट्रीज के बीच में। दे एक्चुअली उन लोगों ने हिस्ट्री को अपना पीछे रखा कि चलो आगे देखते हैं अभी क्या करना है। एंड वो बहुत करेक्ट। बड़ा स्टेप माना जा रहा था। यहाँ पर भी करेक्ट। कुछ नहीं है। तो यूएस का कैसे आप रोल देखते हो कि, बिकॉज अभी एक वो क्या कुछ ट्राइलैटरल मीटिंग हो रही है, समिट हो रहा है बिटवीन फिलीपींस, जापान एंड यूएसए। हम्म। ये अगले हफ्ते में कभी हो रहा है। तो ये हाउ डू यू सी, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? यूएस क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर? See, this question has several facets again if you break down this question. पहली बात, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि यूएस का खुद का इन्फ्लुएंस रीजन में हमेशा वेरी करता रहा है। सब यूएस को पता है दैट इस रीजन में रहना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अटलांटिक में कोई कुछ नहीं रह गया। यहाँ के मार्केट्स, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के जो कंजम्पशन है, इकोनॉमी है, सबसे स्ट्रांग है, तो उसको यहाँ पे इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आने के बाद एट द सेम टाइम यूएस का खुद का टर्मोइल देखिए। यू दे आर गोइंग अंडर इनटू द देयर इलेक्शन सीजन। A very not favorable candidate is now being favorable, like being the favorite again to be president back. So जो ये turmoil and also we have seen कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एंगेजमेंट कैसा रहा था मतलब हम्म साउथ ईस्ट एशिया के साथ। सो ये जो जो इतना फ्लक्स चल रहा है कि जो इलेक्ट उससे ये वापस से डर पैदा हो गया कि शायद यूएस विल नॉट रिमेन एंगेज। यूएस इस इतना ज्यादा हर एक एरिया में अपने आप को इसने स्ट्रेच कर लिया है। यूक्रेन देख, यूरोप देख लीजिए आप, मिडिल ईस्ट में देख लीजिए आप, साउथ चाइना सी में देख लीजिए। ना उसके पास रिसोर्सेस है आज के डेट में, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, ना ही उनके पास इतने, एक हद के बाद ना उनके पास उतने मिलिट्री रिसोर्सेज है जो हर जगह बोलो। अगर वो मिलिट्री सेल्स देखी जाए वो फिर भी दूसरी बात है कितनी मिलिट्री सेल्स करता है। सो इन दैट टर्म्स जो यूएस का एंगेजमेंट है, now they are playing very smart. So first of all they are not stretching them. So what they're trying to do is कि वो इंटेलिजेंस शेयरिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा स्टेटमेंट्स आ नहीं रहे हैं यूएस के ऑन फिलीपींस के केस के ऊपर, वियतनाम के केस के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मे बी अंडर द टेबल बहुत हेल्प चल रही है, बहुत सारे क्या बोलते हैं
उनके क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस चल रहे हैं, उनके ट्रेनिंग्स चल रही हैं, उनकी अभी रिसेंटली आई थिंक फिलीपींस यूएस दे हैड मिलिट्री एक्सरसाइज आल्सो। सो उस लेवल पे, कैपेसिटी बिल्डिंग के लेवल पे, एक वो चल रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। दूसरा, वो भी सोच रहे हैं कि हमारा डिफेंस ट्रेड इन कंट्रीज के साथ कैसे बढ़े। वो दूसरी बात है कि यूएस का जो जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स है वो इतने एक्सपेंसिव है कि यूएस नाउ फिलीपींस वियतनाम प्रेफर्स टू बाय फ्रॉम रशिया एंड इंडिया, वो दूसरी बात है। बट ये जो हम ये बोलना कि यूएस इन्वॉल्व नहीं है, वो आधी सच होगा, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने नहीं इन्वॉल्व हो सकता, बिकॉज वो उसके पास उतना ना कैपेसिटी है, ना उसका पॉलिटिकल सिस्टम अभी अलाउ करता है। एंड जो यूएस वॉर्स एक्ट है 1973 का, वो उसके लिए उसके अंडर उसको सेनेट की अप्रूवल चाहिए होती है टू फाइट अ वॉर। सो इन एनी वे वो सब नहीं हो सकता, बिकॉज यूएस सेनेट अपने आप में काफी अभी टर्मोइल में है। अगर वॉर नहीं किसी की लड़ सकते, किसी का सपोर्ट ओवर्टली नहीं कर सकते, तो हम लोग मतलब इन अ वे, ये जो मैं तरीके बताए आपने, इस तरीके से जो उनको कंट्रीज को हेल्प की जा रही है, यूएस वो कर रहा है। यू नो यूएस का तो चलिए ठीक है, आई मीन नो, बट सी द स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है चाइना एंड यूएस के बीच में, ऑब्वियसली वो चाइना तो देखेगा ना, वो तो बोलेगा कि भाई मैं तो एग्जांपल दिखाऊंगा इसको। हम्म क्योंकि इस टाइम पे जो चाइना की अगर आप सिचुएशन देखें, ही इज इन अ डेस्परेट पोजीशन, उसको कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, ये अभी बिलीफ नहीं है, ये लिटरली अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट। पहले ये ओपिनियन होता था कि चाइना कुछ करेगा, ये वो एंड ऑल दैट, नाउ इट इज एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपने पीसफुल रीयूनिफिकेशन निकाल दिया, सो हम्म आप हिंट्स दे रहे हो कि मैं कुछ करूंगा, कहां पर करूंगा इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो अलग हम्म ही कहानी है। अभी किस जगह हम्म पे जाके वो कुछ करेगा, तो हम्म हर एरिया को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें वियतनाम का एक, देखिए मेरी तरफ से जो एक आर्ग्यूमेंट है, इज जो उसके पास ऑप्शंस है, ताइवान वेरी एक्सपेंसिव, यूएस घुस जाएगा उसके अंदर, फिलीपींस आई मीन देखिए लैंड कॉन्कर ये वो कुछ नहीं होगा वहां पर, वो थोड़ा डंडामारी होगा और कुछ होगा नहीं। हम्म वियतनाम उसके बॉर्डर पे है, सो हम्म दैट्स देयर। इंडिया के साथ इट्स अ वेरी लाउड वॉइस, आवाज उठेगी बहुत जोर से, एंड चाइना को इट विल फेस अ चैलेंज। प्लस हम्म इंडिया इज आल्सो न्यूक्लियर पावर, दैट हैज टू बी फैक्टर्ड इनटू दिस, हम्म कि भाई यू कैन ओनली टेक इट अप टू दैट एक्सटेंट, उसके आगे नहीं लेके हम्म जा सकते। हम्म तो इस सिनेरियो के अंदर दो ही कंट्रीज दिखती हैं जहां पर ये एस्केलेट हो सकता है, वन इज फिलीपींस, वन इज वियतनाम। एंड फिलीपींस के साथ जो हो रहा है, यू कैन सी इट्स क्वाइट क्लोज टू, अभी गोली चलने की बारी है, बाकी सब तो कर चुके हैं लोग। हाउ डू यू वे इनटू दैट? See, I I see it differently actually. I सो बेसिकली साउथ चाइना सी का महत्व क्या है चाइना के लिए, वो पहले समझना चाहिए। सी साउथ चाइना लॉक्स। सी, हम्म साउथ चाइना सी एक बैकयार्ड है चाइना के लिए, जो उसको डेटरेंस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर अगर पूरा कवर मिल जाए, 80% जो क्लेम कर रहा है 9 डैश लाइन में, 9 नाउ 10 डैश लाइन में, वो कवर कर ले, उसका पूरा मतलब मिलिट्री सेटअप हो जाए एंड एवरीथिंग, वो उसके लिए एक बफर जोन बनता है, पहला। सेकंड क्या इंपॉर्टेंस है, ऑयल एंड गैस, एनर्जी। एंड रिसेंटली अगर आपने सुना होगा, चाइनीज जो स्टेट ओन्ड ऑयल कॉर्पोरेशन है, they had announced that they had found a huge amount of oil towards the western side of 10 dash line। एंड रिसेंटली आपने तो पिछले 1.5-2 साल से देख रहे होंगे, काफी वो उनके ऑयल ड्रिग्स घूम रहे थे पूरे 9 डैश लाइन रीजन के अंदर, कि कहाँ कहाँ ऑयल्स है। सो नाउ उनको कहीं ना कहीं ये ऑयल मिला है, ठीक है। अब वो बिल्कुल, वो जो एरिया है वो फिलीपींस के भी बहुत पास है, ताइवान से भी काफी पास है, तो वो काफी 2-3 कंट्रीज के पास है। तो ऑयल एंड गैस दूसरा रीजन है, व्हाई यूएस चाइना वांट्स टू रिमेन, बिकॉज इट्स द रीजन हैज सो मच ऑफ ऑयल, एक्सपेक्टेड ऑयल, कि दैट कैन बी अ सेकेंड पर्शियन गल्फ। ठीक है, इतना ऑयल उसको इतने जनरेशन तक मिलता रहेगा। चाइना आपको पता ही है कि ऑयल एंड गैस इंपोर्टिंग कंट्री है, तो वो उसको वहां कई मिल गया तो सदियों, हाँ, कितने सालों तक उसका मतलब एनर्जी इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। सो इन दोनों 2-3 इश्यूज की वजह से चाइना को जो ये अपना प्रेजेंस है, अपनी अनएक्सपेक्टेडली, जो साइंटिफिक रिसर्च बताती है, जो भी ऑयल रिजर्व्स है अचीवेबल जो है, वो सारे उस 9 डैश लाइन के अक्रॉस ही है, जो कि या तो फिलीपींस के साइड पे पड़ रहा है या वियतनाम के साइड पे पड़ रहा है।
तो एक ऑयल एनर्जी जो ये एनर्जी जियोपॉलिटिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एज मच एज चाइना को ये चाहिए कि ये एरिया पे वो कवर मतलब अपना डोमिनेशन बना के रखे सो दैट कल को अगर ऑयल एंड गैस मिलता है डिग कर सकते हैं वो मिले। उनको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस भी मेंटेन करने पड़ेंगे बिकॉज जो रीजन फिलीपींस एंड वियतनाम के पास पड़ रहा है वो उनके ईजी में भी है। सो कल को अगर हम देखते हैं कि फुल फ्लेजेड फाइट होती है तो इसमें दोनों ही कंट्रीज का नुकसान होगा। सो दोनों ही कंट्रीज नहीं चाहेंगे कि वहां पे वॉर हो। वॉर जैसी सिचुएशंस बहुत हो सकती है पर वॉर होने के चांसेस मुझे मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग में लगता है कि नहीं होगा। नहीं या नहीं, तो आई डोंट जैसे थिंक, या आई एग्री विद यू, फुल फ्लेजेड तो मैं भी नहीं बोल रहा कि हम्म लैंड सी एंड एयर एंड ऑल दैट, बट कहीं ना कहीं एक एक ये हो सकता है, ये एक डाइवर्टिंग अटेंशन। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि एक रीजन कैप्चर कर लिया जाए और फिर बैठ हाँ, जाओ उसके ऊपर। या ये या चाइना का टैक्टिक है कि वो ये बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि शी जिनपिंग राइट नाउ इज इन थर्ड टर्म में आने का उसका सबसे बड़ा जो एजेंडा था इलेक्शन का वो ये था कि रीयूनिफिकेशन करेगा चाइना का सोशल इकोनॉमी और ये सब मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। वो उसको फुलफिल करना है। वो फुलफिल करने के लिए उसको ये रिसोर्सेज चाहिए। वो ही कैन नॉट मतलब सो ताइवान का इशू जो हमने अभी बात की है रिसेंट 2 सेशंस मीटिंग एनपीसी की जो हुई है लास्ट वीक उसमें जो पीसफुल रीयूनिफिकेशन का क्लॉज निकाल दिया तो इसका इसका हिंट जाता है कि चाइना इज प्रिपेयरिंग इन अ बिग वे टू कैप्चर ताइवान। ऑल्सो ताइवान की जो नए जो प्रेसिडेंट बने हैं वो भी अगेन एंटी चाइना बने हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आर प्लेइंग टुगेदर। ताइवान सो का तो इट्स अ वेरी एंटागनाइजिंग फैक्टर फॉर हिम। वो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बेचारा वो ही इज नॉट इन अ वेरी दिस थिंग, और हर कोई अभी ताइवान लेके उसको क्वेश्चन करना शुरू हो गया है। सो यू काइंड ऑफ रियलाइज कि जब जहां से भी ताइवान का नाम निकलता है, यू कैन सी द फ्यूम्स कमिंग आउट ऑफ हिज हेड। कमिंग टुवर्ड्स एंड में मैं आपसे साउथ चाइना सी एक रीजन है जिसके अंदर यूएस का एक काफी डोमिनेशन था, स्पेशली वी सीन दैट डोमिनेशन ड्यूरिंग नैंसी पेलोसी के विजिट में। हम्म uh, इतना धमकी दिया चाइना ने कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नथिंग हैपेंड बिकॉज दैट्स बिकॉज द ओवरवेलमिंग प्रेजेंस जो थी यूएस के अंदर। सो एक एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बना कि एक लाइन बना दी गई चाइना ने कि यार अगर इतना है तो मैं आई विल नॉट डू मच इफ दैट इज द काइंड ऑफ प्रेजेंस। तो एक डेटरेंस हम्म फैक्टर यूएसए को पता है कितना क्रिएट करना है उस जगह के अंदर, इस thing. करेक्ट करेक्ट But is there करेक्ट। the will to do it? विल फ्रॉम विच साइड यू सेइंग? Either side. क्योंकि आप देखिए ये जो एक 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 चीज निकली है यूक्रेन वॉर से, एंड आई थिंक चाइना हैज लर्न्ड दिस लेसन, इज प्रॉक्सीज। करेक्ट। सामने मत लड़ो यार, हम्म किसी से लड़ना है साइड में किसी को दो को लड़ाओ, कुछ करो, बिकॉज इफ हम्म दे it's dicey for each one of them as well. हम्म So how do you see that aspect, proxies का कहीं कुछ हो, something of that sort happening? हम्म इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सीइंग बिकॉज डिफरेंस का इंटायर लॉजिक ही यही है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाओ अपने अपोजिट वाले को दैट the opposite party is scared to do any action. That is the logic of deterrence, right? That Yeah. is why what US is doing through its presence in South China Sea through building up, its new political relations, putting up its military, या फिर चाइना को देखो जिस हिसाब से वो अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है टुवर्ड्स नेबरहुड एंड द मिलिट्री प्रेजेंस के हिसाब से। तो दोनों ही अपना अपना डेटरेंस लेवल दिखा रहे हैं। ये I just had an example. जो ये हमारा okay, I'll come back again to that. So ये जो deterrence दोनों का है इसमें ये देखना ब्लिंक कौन पहले करता है deterrence में या ब्लिंक करना चाहता है कोई बिकॉज चाइना को पता है कि वॉर वो लड़ नहीं पाएगा बिकॉज लॉन्ग टर्म कुछ Lot of सस्टेन नहीं कर problems, हाँ। पाएगा। हाँ रीजन ही उसके अगेंस्ट है अगे राइट नाउ। यूएस लड़ना नहीं चाहता बिकॉज इट्स टू इनकन्वीनियंट टू फार फॉर देम टू फाइट अ वॉर एंड इंटरनली अभी दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ड्यूरिंग द इलेक्शन सीजन दे आर द वीकेस्ट एट द मोमेंट टू फाइट अ वॉर। ये दो कंसिडरेशन है। ये दोनों लेते हुए जो आपने अभी सजेस्ट किया कि तब तक प्रॉक्सी वॉर्स चलेगी उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन डिफरेंट
under the larger hang of a deterrence, larger umbrella of deterrence, niche how are they managing their political relations and military confrontations is something that has to be seen. What we have जो हमने recently notice किया है, countries have become very innovative in terms of वो कैसे अपने military relations को maneuver करती हैं, कि Yeah, जैसे yeah. जैसे हमने इनका देखा था, क्या बोलते हैं, रशिया का देखा था, प्रॉक्सी, दे हैड अ प्रॉक्सी एंटायर आर्मी, क्या वो होने वाला है क्या? Wagner. हाँ, एक वैगनर, एंड आई हर्ड, आई थिंक प्रिगोजिन इज बैक, किसी ने तो, आई थिंक ही इज नॉट डेड, एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये जो आप प्रॉक्सी वॉर्स का जो बोल रहे हो, ये जो सिनेरियो, जो टाइम फ्रेम चल रहा है टिल द यूएस इलेक्शन, टिल एंड ऑफ नवंबर एंड व्हाटएवर, ये टाइम फ्रेम बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अभी से लेके, कि किस टाइप की हम प्रॉक्सी वॉर्स देखते हैं, किस टाइप के इनोवेटिव war scenarios under the hang of war, what are kind of conflict scenarios that we see. Yeah, So that is something beyond to for myself or any other scholar to predict at the moment, predict. Yeah. but that remains a very real possibility. To me, that's what the whole thing is. You kind of ignite something somewhere and create a situation where again the same old players are back in the fray. वही वही चक्कर में वही चीजें आप करनी शुरू हो जाओ। लास्टली मैं आपसे एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगा कि आपको व्हाट डू यू थिंक इज द एवेन्यू फॉर आसियान, क्योंकि आसियान का डिफरेंसेस काफी आ रहे हैं वहां पर। मलेशिया तो लिटरली इसने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि साहब मैं जो मर्जी करूं, मैं चाइना का दोस्त हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। एवरीबॉडी लाइक ये हु आस्क्ड यू बडी, जस्ट कीप क्वाइट। हम तो आसियान का दिखा रहे हैं कि साहब वी आर टुगेदर, एंड ये सडनली दिस गाय पॉप्स अप। तो ये एक पॉसिबिलिटी बहुत है कि चाइना विल काइंड ऑफ फ्लिप वन आउट कंट्री हियर एंड देयर। जैसे आप देख रहे हो अभी मालदीव्स में क्या किया उसने, राइट? सो ऑल्दो ये बड़ी शॉर्ट लास्टिंग चीजें होती हैं, 1-2 साल चलता है, उसके बाद गिर जाता है, फिर गड़बड़ होती है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। दे आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग प्रोपोजिशंस, बिकॉज चाइना थोड़ा ओवरबोर्ड खेल जाता है अपने आप। हाउ डू यू थिंक दैट आसियान पिक्चर कम्स इनटू प्लेस? बिकॉज आसियान के मुंह से हमने कुछ नहीं सुना है इधर अबाउट द फिलीपींस और अबाउट द वियतनाम। करेक्ट। सो आसियान सिंस द वेरी स्टार्टिंग बहुत फ्रैगमेंटेड रहा है अपनी अप्रोच को लेकर चाइना के साथ, व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड अदर लो हैंगिंग फ्रूट्स जैसे है, मतलब एनर्जी हो गया, ट्रेड हो गया, अदर एग्रीमेंट्स हो गए, उन सब चीजों में आसियान साथ में रहता है एज व्हेन इट नेगोशिएट्स विद चाइना। बट जब ये बायलैटरल मिलिट्री इश्यूज आ जाते हैं, तब आसियान में डिविजन दिखने लग जाती है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा पहले भी कि जितने भी आसियान समिट्स हुए हैं, उसमें हर साल एक नया चेयर होता है, हर कंट्री नई चेयर होती है। जिस साल आसियान में फिलीपींस या वियतनाम चेयर होंगे, उस साल का साउथ चाइना सी स्टेटमेंट जो होता है, आसियान चेयर स्टेटमेंट, बहुत स्ट्रांग होगा। उसमें वो बोलेंगे कि मतलब चाइना की एक्टिविटी गलत है, उनको मतलब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांगली वर्डेड होता है। पर जिस साल लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर कंट्रीज होती है, उस साल का आसियान स्टेटमेंट जो आउटकम चेयर स्टेटमेंट होता है, वो बहुत मतलब फ्लिम्जी सा होता है, बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट होता है। तो ये तो सबको ही पता चल गया है कि आसियान, जब चाइना का नाम आएगा, आसियान कंट्रीज साथ में नहीं बैठेंगे, एंड चाइना ने भी ये इंश्योर किया हुआ है कि इनको इंडिविजुअली डील किया जाए। वो साफ बोल देता है कि अगर हमारा मिलिट्री इशू है तो हमारा बायलैटरल इशू है, उसमें सारी आसियान कंट्रीज को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। एंड वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आसियान, हर एक आसियान कंट्री का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, वो क्यों अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब करेंगे? ऑल्सो एंड यही सॉरी बट पॉलिटिकल एक ट्रिक है चाइना का कि बायलैटरली करो, बिकॉज बायलैटरली तो आप बड़े हो उनसे, आप इजीली होता है मैनेज करना। एंड ऑल्सो बिकॉज हर एक कंट्री में, एशिया, अब तो अक्रॉस द वर्ल्ड भी ऐसा देखा जा रहा है, हर एक कंट्री में जो ऑपोजिशन पार्टी होगी, लीडिंग पार्टी की ऑपोजिशन, वो चाइना उसको जरूर सपोर्ट करेगा। अगर लीडिंग पार्टी इज नॉट इन फेवर ऑफ चाइना, इन दैट केस ऑपोजिशन पार्टी उस कंट्री की हमेशा चाइना सपोर्ट करेगी, सो दैट द ऑपोजिशन पार्टी कम्स टू पावर नेक्स्ट टाइम, एंड देन इट वर्क्स इन फेवर। ऐसा कई बार होता है कि फेवर में काम करती है, ऐसा कई बार होता है कि नहीं भी काम करती है फेवर में, देन वो गेम फ्लिप कर देता है। तो ये बहुत, इट्स अ गैम्बल, बट इट कंटिन्यूसली प्लेज। चाइना ने ये गेम सीख लिया है कि जो अपना जो रीजन है, या नाउ तो ग्लोबल लेवल,
ये पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा मैनेज करने से कांस्टेंट अफेयर व्हिच वी हैव नाउ आई थिंक लर्न आफ्टर ऑल दीज मिसहैप्स, कि हमें भी अब समझ में आने लगा है कि अपना जो नेबरहुड है उसकी पॉलिटिकल पार्टीज में हमें कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व होना पड़ता है। अभी इस वजह से देखा जाए बांग्लादेश हमारा सेफ है, नेपाल हमारा अभी तक हम वी कांट अंडरस्टैंड, जबकि नेपाल हमारा सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर होना चाहिए। मालदीव देख लीजिए, फिर मॉरिशस देख लीजिए, मॉरिशस में अभी है यू नेवर नो, मतलब अगर मॉरिशस अपोजिशन पार्टी इज अगेन सपोर्टेड बाय चाइना स्ट्रांगली, इट विल ऑल फ्लिप। तो वही है ये ना, जो it's a नेबरहुड game. मैनेज करना, नेबरहुड मैनेज करना इज अ वेरी tricky diplomatic game. China has perfected that game, how to do it, in what tools to use, how to influence, how to remain connected in within the system. श्रीलंका देख लीजिए। So ये गेम हम अब सीख रहे हैं। It's diplomacy. You can call it not fair, but this is how the diplomacy plays. This is how it is. And when you're dealing with a country like China, and ये हमारे साथ ही नहीं है, China is playing this game with a lot of people. Correct. आप वो पैसिफिक रीजन में देख लीजिए कितना यूएस का, जहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्लियो पास्कल से बात कर रहा था लास्ट वीक, जहाँ पर थियानमेन सॉरी टिनियन एंड द मैरियानास, वहां पर चाइनीज बिना वीजा के घुसे हुए हैं, और दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक बेसिस ऑफ द यूएस इन द पैसिफिक। तो ये चल रहा है वहां पर। But in any case, Pooja ji, thank you so much for giving us a rundown on Vietnam, because भारत में इन चीजों का थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं है, but one thing we must understand that as a growing power हमको इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा in other countries interest as well. You can't And just sit वियतनाम in a, हमारा comprehensive strategic partner है, अब तो इंटरेस्ट होना भी चाहिए हमें। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, and we can't be sitting in a silo कि भाई उनका मामला है, हम क्यों घुसे इसके अंदर। Correct. घुसने को कोई कुछ नहीं बोल रहा, but we need to still know what is happening because these situations do affect us. So thank you so much for spending the time, and we shall look forward to seeing you back फटाफट से for another interesting discussion. Till then, Jai Hind. Thank you.